नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के लोगों की। हमने यहाँ पर पीछे लिख रखा है, धनवान होते भारत के लोग। यहाँ पर जो तस्वीर मैंने लगाई है, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर लोग धनवान होते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऐसे ही आलीशान इमारतों में महंगे महंगे फ्लैट्स खरीदते हैं, देश के अंदर, विदेशों में। फिर इसका क्या मतलब है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे कहने का यही मतलब है कि एक नई जानकारी आई है जिससे यह पता चलता है कि भारत के लोग अब पहले से ज्यादा धनवान हो गए हैं। अभी मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत की पूरी जनता करोड़पति और अरबपति बन गई है। मैं जो कह रहा हूं वो एक रिसर्च रिपोर्ट आई है और उसके आधार पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स के जो ब्रैकेट्स में लोग नीचे के पायदान से जो ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके आधार पर यह कहा गया है, यह पता चला है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो अब नीचे के ब्रैकेट्स, यानी कि इनकम टैक्स में जो नीचे के ब्रैकेट्स होते थे उससे ऊपर के ब्रैकेट्स में चले गए हैं। इसका सीधा मतलब ये निकाला गया है कि वो पहले से ज्यादा पैसे वाले हो गए हैं, धनवान हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस सूचना का आधार क्या है, भरोसा कैसे हो सकता है? कौन सी एजेंसी है जो ये कह रही है कि भारत के लोग धनवान हो रहे हैं? तो आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया है कि देश में आर्थिक असमानता में कमी आई है, यानी बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए हैं जो पहले से अधिक धनवान हुए हैं। बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न के डाटा के जरिए लोगों के टैक्सेबल इनकम पर नजर डालें तो लोगों की आय में असमानता असेसमेंट ईयर 2014-15 से लेकर असेसमेंट ईयर 2022-23 के दौरान 0.472 से घटकर 0.402 पर आ गई है, यानी लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया है। ये यहाँ पर भारत सरकार की पीआईबी की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट था, बैंक के हवाले से जो जानकारी दी गई है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं। इनकम इनइक्वालिटी श्रिंक्स, मोबिलिटी ऑन द राइज, एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट। मतलब यह है कि जो आर्थिक असमानता है, कोई बहुत धनी है, कोई बहुत गरीब है, वो अब श्रिंक कर रहा है, यानी कि अब गैप जो है वो कम हो रहा है। A new study by State Bank of India research has revealed that income inequality has declined in recent years, supporting the trend of upward migration through increased income and the ascent of the Indian middle class. जो मिडिल क्लास है वो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। पीछे के कुछ वर्षों में ये खबरें आ रही थी कि हमारे यहाँ जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो के शेप में जा रही है। ये के शेप क्या है, मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी ये देखते हैं कि इस रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिसर्च विंग है उसने क्या जानकारी दी है। The report quoting CBDT data states that income tax base is widening by the year and the number of persons filing income tax return increased to 74 million in assessment year 2022-23 from 70 million in ईयर 2021-22। बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2021-22 में 70 मिलियन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, लेकिन वही 22-23 में 74 मिलियन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, यानी उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए और सरकार को इनकम टैक्स दिया। Gini coefficient is one of the most widely used measures of income inequality. The Gini coefficient score lies between 0 and 1. यहाँ पर यह जानकारी बता रही है कि अगर हम इनकम के लेवल को नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो वो जीनी कोएफिशिएंट में किया जाता है। जीनी कोएफिशिएंट में जीनी, और ये जो यूज होता है, ये जो मापने का तरीका होता है इनकम के लेवल का, वो 0 से 1 तक जाता है। यहाँ पर बैंक की रिपोर्ट में ये एक ग्राफ है और यहाँ पे जीनी कोएफिशिएंट के तरीके से बताया गया है।
ये 2013 है। यहां पर तो जीनी कोफिशिएंट है 0.489 है। यहां पर आपको एक बार मैं और याद दिला देता हूं कि अगर जो जीनी कोफिशिएंट है वो 0 आता है तो आप मानकर चलते हैं कि कंप्लीट इक्वलिटी है, मतलब अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों के पास बराबर पैसे हैं। अगर वो 0 है तो अगर जीनी कोफिशिएंट अगर 1 आता हो तो इसका मतलब है कि जो गैप है बहुत बड़ा है, सुपर रिच और सुपर पुअर, एकदम गरीब लोग और एकदम अमीर लोग। तो यहां पर ये जो डाटा दिखाया गया है, जो ग्राफिक्स है, उसमें इस तरह से 2014 के साल में 0.473 था जीनी कोएफिशिएंट, ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर ये 2022 में 0.435 हुआ और यहां पर 2023 में यानी कि जो अभी चालू वित्त वर्ष है उसमें 0.402 है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो इक्वलिटी में जो गैप था वो अब घट रहा है, जो जीनी कोएफिशिएंट है वो 1 से अब 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा जीनी कोएफिशिएंट तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर है, यहाँ कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा, सबका इनकम एक जैसा होगा। तो 0 तो हो भी नहीं सकता है, किसी भी सभ्यता में ये संभव नहीं है, एक भी नहीं हो सकता, अमीर भी होंगे गरीब होंगे। हाँ, अब होता यह है कि कुछ परसेंटेज में डिफरेंस होता है। हो सकता है कि एक ऐसा साल आ जाए जिसमें 10% लोग आपकी पूरी आबादी के अमीर हो जाए, हो सकता है कोई दूसरा साल ऐसा आ जाए जहां पर 20% लोग गरीब हो जाए। तो इसी तरह जो इनकम लेवल्स को जो मेजरमेंट किया जाता है तो ये जीनी कोएफिशिएंट भी किया जाता है, और एसबीआई ने इसी के आधार पर यह बताया है कि इसके आधार पर जो असेसमेंट ईयर है 2022-23 उसमें यह देखा गया है कि अब ज्यादा हो गए हैं उस तरह के लोग जो इनकम टैक्स लेवल में ब्रैकेट से ऊपर उठते जा रहे हैं, ज्यादा इनकम हो गई है, ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं। अब यहां पर कुछ और डाटा आपको बताते हैं। मीनवाइल द शेयर ऑफ टॉप 2.5% टैक्स पेयर्स विथ इनकम मोर देन 10 करोड़ हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 2.81 इन 2013-14 टू 2.28 in 2020-21. The share of top 1% taxpayers with income more than 100 crores has fallen from 1.6% to 0.77% during the same period. अब यही जो यहाँ पर बात है वही यहाँ पर इस ग्राफिक्स में बताया गया है कि जो टॉप जो 2.5% है जो टैक्स पेयर जिनका इनकम भारत में 10 करोड़ से ऊपर का है, वो 2014 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 2.81% थे, जबकि वो 21 में 2021 में वो 2.28% थे और जो शेयर था वो 0.5 था। मतलब ये हुआ कि 21 में ये सिर्फ 2.28 थे और यहाँ पर 2.81 हो गए हैं। जाहिर है जिनका इनकम 10 करोड़ से ऊपर है वो बढ़े हैं। तो यही एसबीआई की जो रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स का एनालिसिस करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिसर्च डिपार्टमेंट ने ये जानकारी बताई है देश को, कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ज़्यादा कमाने लगे हैं और अब वो धनवान हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि असेसमेंट ईयर 2014-15 के दौरान 3.5 लाख रुपए से कम आय सेगमेंट वाले 36% टैक्स पेयर्स अब इस इनकम ग्रुप से बाहर आ गए हैं और ऊपर के आय वाले सेगमेंट में चले गए हैं। ये बहुत खास है। आप यहां पर देखें कि 36% वैसे लोग जो 14-15 में 3.5 लाख रुपया कमाते थे वो अब उससे ऊपर वाले सेगमेंट में चले गए हैं। बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 3.5 से 5 लाख रुपए और 5 से 10 लाख रुपए के सालाना इनकम वाले सेगमेंट में 15% टैक्स पेयर शिफ्ट कर चुके हैं। मतलब जो लोग 3.5 लाख तक कमाते थे वो अब 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख कमाने वाले लोगों में 15% शिफ्ट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले 3.5 लाख कमाते थे वो 5 लाख कमाने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 लाख कमाते थे वो 5 लाख से 10 लाख तक कमाने लगे हैं। और इसीलिए बैंक ये कह रहा है, स्टेट बैंक की जानकारी है कि लोग धनवान हो रहे हैं। अब जब ये हम बातें कर रहे हैं कि भारत के लोग धनवान हो रहे हैं तो आइए भारत की इकोनॉमी पर नजर डाल लेते हैं कि भारत की इकोनॉमिक स्थिति क्या है।
Indian economy is to grow by a robust 7.3% in financial year 2023 and 24। ये भारत सरकार का आंकड़ा है जो थोड़े दिन पहले ही भारत सरकार ने जारी किया है, और उसमें ये बताया गया है कि जो चालू वित्त वर्ष है उसमें जो भारत जो है वो 7.3% से ग्रो करने वाला है। एन एबव प्रोविजनल ग्रोथ रेट ऑफ 7.2% ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जो पिछला साल था, जो प्रोविजनल ग्रोथ रखा गया था वो 7.2% था, इस बार हम 7.3% से ग्रो कर रहे हैं, भारत सरकार बता रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैज बीन एस्टिमेटेड टू हैव डबल डिजिट्स ग्रोथ ऑफ 10.7%। जो कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, कोर सेक्टर है, उसमें हम डबल डिजिट में ग्रोथ करने वाले हैं। All the economic sectors have fared well by witnessing more than 6%, except of agriculture and allied sector, for which the estimated growth is 1.8%। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, जो एग्रीकल्चर है और उससे जो जुड़े हुए जो सेक्टर है वहाँ पर जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है, वो जो एस्टिमेटेड है 1.8% है। अब बात कर लेते हैं कि अभी तो हमने देश की स्थिति देखी कि हम 7.3% से ग्रो करने वाले हैं, ऐसा अनुमान भारत सरकार ने लगाया है। अब हम देख लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या है देश का। ये 2023 का अगस्त का डाटा है जो पीआईबी के वेबसाइट पर पड़ा हुआ। एज पर लेटेस्ट प्रोविजनल एस्टिमेट पब्लिश्ड ऑन 31 मई 2023, इंडियाज पर कैपिटा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट 2011 से 2012 जो फाइनेंशियल ईयर था उसके बेस ईयर पे वो इंक्रीज हुआ 35.12% फ्रॉम 72,805 इन 2014-15 to rupees 98,374 इन 2022-23। मतलब जो पर कैपिटा इनकम है भारत के लोगों का, वो नेट नेशनल इनकम कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्राइसेस पे वो 2011-12 के बेस ईयर के अनुसार वो पहले 72,805 था 14-15 में, और 22-23 में वो बढ़कर 98,374 हो गया है। तो जाहिर है हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ग्रो कर रहा है। देश की जो इकोनॉमी है वो 7.3% से ग्रो करने वाली है। तो आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि जो भारत के लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ज़्यादा पैसे कमाने लगे हैं। जब हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे तो अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि स्टेट वाइज अलग अलग राज्यों का पर कैपिटा इनकम क्या है। ये statista.com पे ये जानकारी पड़ी हुई है। पर कैपिटा इनकम अक्रॉस इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023 बाय स्टेट, मतलब अलग अलग राज्यों का पर कैपिटा इनकम क्या है। यहां पर सिक्किम है, सिक्किम का है 5,19,964। गोवा है 4,72,020। दिल्ली जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ये है 4,44,768। ये स्टेट्स का, राज्यों का पर कैपिटा इनकम है। चंडीगढ़ है 3,33,000, तेलंगाना है 3,12,000, ऐसे ही गुजरात है 2,41,930। ये पर कैपिटा इनकम स्टेट्स का। अब यहां पर एक बार दोबारा हम वापस आते हैं बैंक की रिपोर्ट पर। वहीं दूसरी तरफ 5.2% लोग 10 to 20 लाख रुपए इनकम के सेगमेंट में आ चुके हैं। मतलब बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि 5% लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से 20 लाख की इनकम टैक्स का जो सेगमेंट है, ब्रैकेट है, उसमें आ चुके हैं। मतलब पहले वो कम कमा रहे थे, 10 लाख से कम कमा रहे थे, अब वो 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। वो कितने हैं? तो 5% लोग हैं। और बाकी टैक्स पेयर्स 20 लाख रुपए सालाना इनकम टैक्स से ऊपर वाले ब्रैकेट में जा चुके हैं, और जो बाकी जो बच गए वो 20 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं साल के। रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख रुपए से कम आय ग्रुप में शामिल 21% लोग में 6.6% 4 से 5 लाख रुपए इनकम वाले ब्रैकेट में जा चुके हैं। यहाँ पर ये बता रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है 4 लाख रुपए से पहले जो लोग कम कमाते थे उनमें 6% लोग ऐसे हैं जो अब 4 लाख से ज़्यादा कमाने लगे, 4 से 5 लाख रुपए कमाने लगे हैं।
ये रिपोर्ट आगे बताती है 7.1% 5 से 10 लाख रुपए कमाने सालाना इनकम के ग्रुप में शिफ्ट कर चुके हैं और 2.9% लोग 20 से 50 लाख रुपए सालाना इनकम में सेगमेंट में शामिल हो चुके हैं। वहीं 0.8% लोग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए सालाना इनकम में बढ़ चुके हैं। मतलब आप देखिए, वैसे लोगों की जो संख्या है जो 50 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, 1 करोड़ रुपए तक सालाना इनकम टैक्स दिखाते हैं कि वो सरकार को बताते हैं कि हम इतना कमाते हैं, उसमें है जो पूरी हमारी जो आबादी है टैक्स पेयर्स की, उसमें 0.85% है जो कि अब 50 लाख से ज़्यादा कमाने लगे हैं, 1 करोड़ तक कमाने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम भारत के लोग पैसे कमाने लगे हैं, ज़्यादा कमाने लगे हैं, तो आप ऐसे में क्या करते हैं? जब आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? आप फ्लैट्स लेंगे, मकान लेंगे, गाड़ी लेंगे, कार लेंगे, महंगी महंगी कारें लेंगे, महंगे महंगे फ्लैट्स लेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि भारत में आजकल जो रियल इस्टेट है, जो फ्लैट्स का मार्केट है, मकानों का है, वो क्या है? रियल इस्टेट किस शहर में कहाँ क्या रेट चल रहा है और लोग कहाँ खरीद रहे हैं? ये फोर्ब्स इंडिया मैगजीन है, उसमें ये रिपोर्ट छपी थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पोस्ट कोविड-19 होम बायर्स हैव बीन सीकिंग बिगर लग्जरियर होम्स नॉट जस्ट इन इंडिया बट इवन अब्रोड। ये रिपोर्ट ये बताती है कि पोस्ट महामारी यानी कोरोना काल के बाद से अब ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोग अब ज़्यादा महंगे महंगे फ्लैट्स खरीद रहे हैं, कोठियाँ खरीद रहे हैं, और सिर्फ भारत में नहीं खरीद रहे हैं, भारत के बाहर भी, विदेशों में भी महंगे महंगे फ्लैट्स लोग खरीदने लगे हैं। This demand for luxury house projects priced above 1.5 crores in most Indian cities has kicked off a series of new launches in the category. आप ये देखिए कि ये जो जानकारी है वो ये कह रही है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा के लोग अपने रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, और ये बढ़ता जा रहा है। As per October report by real estate consultancy Anarock, out of 1,60,220 units launched in Q3 2023 in India's top 7 cities across various price brackets, about 27% were in luxurious category। मतलब ये कह रहा है कि 1,16,220 जो यूनिट लॉन्च किए गए 2023 के Q3 में, उसमें 27% जो ऐसे थे जो लग्जरी कैटेगरी के थे, मतलब करोड़ में उसके प्राइस थे। In Q3 2018, the supply share of luxury housing was just 9%। आप देखिए कि 2018 में डाटा जो था, मतलब अगर आप महंगे फ्लैट्स खरीदना चाहते थे तो वो सिर्फ 9% था। आज वो 27% हो गया, यानी 3 गुना बढ़ गया। लोगों की जेब जो है 3 गुना बढ़ गई, वो ज़्यादा महंगे फ्लैट्स खरीदने लगे हैं। अब ये एक ग्राफिक्स में आपको दिखा देता हूँ। Localities in the following cities in India are preferred by luxury real estate investors for the second homes। मतलब ये हुआ, आपके पास एक घर पहले से भी है लेकिन आपको एक आलीशान और घर चाहिए, एक और आलीशान फ्लैट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और उन जगहों पे क्या रेट चल रहा है। तो पहले दिल्ली की बात करते हैं। अब आपके पास घर है तो जाहिर है आप ज़्यादा पैसे वाले हैं तो आप फार्म हाउस खरीदेंगे। दिल्ली में जो फार्म हाउस होता है वो छतरपुर, महरौली, गुड़गांव रोड पे होता है। उनका जो कॉस्ट होता है वो 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच का होता है। हैदराबाद में श्री सैलम हाईवे एंड कड़थाल जो इलाका होता है, उस इलाके में लोग महंगे महंगे फ्लैट्स खरीदते हैं। वहाँ क्या प्राइस होता है, तो वहाँ 4,000 से लेकर 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका प्राइस होता है। वैसे ही मुंबई की बात करें तो अलीबाग है, करजत है, वहाँ पे क्या प्राइस है, तो 12,000 रुपया पर स्क्वायर फीट मिलता है वहाँ पर। और उसके बाद बेंगलुरु की बात करें तो नंदी हिल्स है, जिगानी एरिया है, जो कि वहाँ के नेशनल पार्क के बराबर है, और वहाँ पे क्या प्राइस है, तो वहाँ पे नंदी हिल्स के पास 6,000 से 11,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलता है। आप वहाँ पर फ्लैट खरीदते हैं। वैसे ही पुणे है, चेन्नई है, इन सारे जगहों पे अब लोग ज़्यादा महंगे महंगे फ्लैट्स खरीदने लगे हैं, और इसी आधार पर SBI की रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि आप ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं, आपने ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं, तो आप तो फ्लैट्स लेंगे महंगे महंगे, एक घर है तो आप दूसरा घर भी लेंगे, सेकेंड होम आप खरीदते हैं, लेकिन साथ ही आप बहुत महंगे महंगे कार भी खरीदते हैं। आप अब एंट्री लेवल के कार्स नहीं खरीदते हैं, अपर सेगमेंट से कार खरीदते हैं, मिडिल
मिड सेगमेंट्स में जो महंगी महंगी जो गाड़ियां नई नई जो लॉन्च होते हैं, एसयूवीज होती हैं, वो आप खरीदते हैं। तो आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं कि भारत में जो कारों की बिक्री है उसका क्या माहौल है, क्या चल रहा है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। इंडियाज पैसेंजर व्हीकल मार्केट वैल्यूड एट रुपीज 4.5 लाख करोड़ हैज बीन आउटपेसिंग वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब कि वो बढ़ता ही जा रहा है। It has just passed a milestone as annual volumes of cars, sedans and utility vehicles breached the 4 million mark for the first time in 2023। ये रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स की बता रही है कि इंडिया में 4 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियां 2023 में बिकी है। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो पहली बार हुआ है दुनिया में। भारत में लोग दबा के गाड़ियां खरीद रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। एज पर इंडस्ट्री एस्टिमेट्स अबाउट 4.1 मिलियन पैसेंजर व्हीकल was sold in the local market in the last calendar year, an increase of around 8.2% compared with sales of 3.79 मिलियन यूनिट्स इन 2022। मतलब यह है कि 2022 में जहां पर 3.79 मिलियन यूनिट्स बिके थे, वहीं वो 8% जो था वो उसमें इंक्रीज देखा गया इस साल, और वो ज़्यादा वहां पर कारें बिकी, यानी कि 4.1 मिलियन पैसेंजर्स कार बिके 2023 में। मतलब 22 में बिके 3.79 मिलियन और 2023 में बिके 4.1 मिलियन। और ये जो इशारा करती है ये रिपोर्ट, कारें ज़्यादा बिक रही है, महंगी कारें बिक रही हैं। तो जो एसबीआई की जो रिसर्च रिपोर्ट है वो उसको ये पुख्ता कर रही है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं, उनकी इनकम बढ़ गई है, और इसीलिए तो लोग महंगे फ्लैट्स खरीद रहे हैं, महंगी महंगी कारें खरीद रहे हैं। तो आइए अब और कुछ और मैं आपको डिटेल बताता हूँ उस रिसर्च रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2022 में 7 करोड़ टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, जिसकी संख्या असेसमेंट ईयर 2023 में बढ़कर 7.440 करोड़ हो गई। मतलब यह हुआ कि 2022 में 7 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, जबकि 2023 में 7.40 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया, यानी कि पहले से ज़्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किया। जबकि असेसमेंट ईयर 2023-24 में 8.2 करोड़ टैक्स पेयर रिटर्न दाखिल कर चुके हैं, और 31 मार्च 2024 का वित्त वर्ष खत्म होने तक यह संख्या 8.5 करोड़ तक जा सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कहाँ पर 2022 में 7 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा था, जो 2023 में है वो अब तक 7.4 करोड़ हो चुका है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 31 मार्च होगा 2024 का, जो अभी वित्त वर्ष खत्म होगा, तो उस समय तक 8.5 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न भर चुके होंगे। तो ये साफ जाहिर करता है कि लोग ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं। इस रिपोर्ट में जानकारी ये दी गई थी कि एसबीआई ने अपने रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार की रिकवरी के बारे में जो सवाल खड़े किए जा रहे थे वो दावे दोषपूर्ण, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मनगढ़ंत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के बाद भारतीय अपनी बचत को अचल संपत्ति समेत फिजिकल एसेट्स में निवेश कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि ये कहा जा रहा था कि भारत में महामारी के बाद पोस्ट कोविड के फेज में जो हमारी जो इकोनॉमी थी वो के शेप में चली गई थी। तो ये जो रिपोर्ट है स्टेट बैंक रिसर्च डिपार्टमेंट की, वो यही कह रही है जो कहा जा रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो के शेप में जा रही है, वो गलत था, वो दोषपूर्ण था, वो पूर्वाग्रह था, यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से अफवाह फैलाया जा रहा था। जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसमें ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, के शेप पे हमारी इकोनॉमी गई ही नहीं। तो अब मैंने आपको उस समय कहा था कि के शेप क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। के शेप का मतलब होता है ये के है। मान लेते हैं कि जो सुपर रिच है, जो बहुत पैसे वाले हैं, वो इधर है, के शेप में इधर मानते हैं, ये रिच है, और यहां पर पुअर है। तो के शेप का मतलब ये होता है कि जो रिच है वो और रिच होते जाते हैं, और जो गरीब है वो और गरीब होते जाते हैं। इसी को के शेप में जाना इकोनॉमी का कहते हैं। तो स्टेट बैंक के रिसर्च डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है वो ये भी कह रही है कि जो कहा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के शेप में जा रही है वो भी गलत है,
और इसी आधार पर ये कहा जा रहा है कि भारत के लोग अब धनवान हो रहे हैं। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।